तो चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अब तक हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में क्या था, हमारे पास एक नॉन ट्रांसपेरेंट मीडियम था। क्या था हमारे पास? एक नॉन ट्रांसपेरेंट मीडियम। उसमें क्या होता था, जैसे एक मिरर है, एक लाइट फॉल की इस नॉन ट्रांसपेरेंट मीडियम के ऊपर, तो वो उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती थी, बाउंस बैक होती थी। लेकिन अब यहां क्या डिस्कस करेंगे हम? रिफ्लेक्शन का मतलब है कि यहां पर मीडियम कैसा है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम को यहां हम डिस्कस करेंगे। ट्रांसपेरेंट मीडियम, जब लाइट रे फॉल करती है एक ट्रांसपेरेंट मीडियम के ऊपर, तो वो उस मीडियम के अंदर से पास हो जाती हैं और ट्रांसमिट हो जाती हैं। ठीक है, ट्रांसमिट हो गई। अब उसके बाद हमने फिर कुछ नजर आया, हमने ये देखा कि जब लाइट रे इस ट्रांसपेरेंट मीडियम से पास हो रही थी तो कुछ ना कुछ बेंडिंग हुई है लाइट की। तो वही जो फिनोमिना है, बेंडिंग ऑफ लाइट रे व्हेन ट्रेवल फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, इस फिनोमिना को ही बोला गया है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इसका डेफिनेशन भी लिखेंगे। पहले एक बार इसको समझते हैं कि ये जो रिफ्रैक्शन है कैसे होता है। रिफ्रैक्शन होता है दो मीडियम के बीच में। जैसे पहले हम मान लेते हैं एक मीडियम है हमारा एयर, दूसरा मीडियम है वाटर। ये बीच में इंटरफेस है दो मीडियम के बीच में। ठीक है, अब क्या हुआ, एक लाइट रे कम्स फ्रॉम वन मीडियम वी कॉल एज एयर, व्हेन स्ट्राइक ऑन द सरफेस सेपरेटिंग दीज टू मीडियम। इस सरफेस के ऊपर जब वो फॉल करती है, व्हेन फॉल ऑन द सरफेस सेपरेटिंग टू मीडियम, इट गेट सम बेंडिंग। तो बेंडिंग कैसा होगा? अब देखिए, हम मान लेते हैं कि ये एक नॉर्मल है। हमेशा हमने जितना भी इंसिडेंट और रिफ्रैक्शन देखना है वो नॉर्मल से ही हम करेंगे। तो ये कुछ एंगल पर इंसिडेंट हुई, और वो एंगल हमने पहले भी पढ़ा, रिफ्लेक्शन भी मेजर करेंगे हमेशा नॉर्मल के साथ। तो किसी आई एंगल से इंसिडेंट हुई इस सरफेस के ऊपर, जो कि सेपरेट करता है एक मीडियम को दूसरे मीडियम। तो ये क्या है? एयर क्या है? रेयरर मीडियम है। रेयरर मीडियम का मतलब है कि इसकी डेंसिटी कम है। दूसरा क्या है? वाटर। वाटर क्या है? डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम। तो हमने ये देखा, जब ये लाइट रे स्ट्राइक की रेयर टू डेंसर मीडियम, तो ये कुछ टिल्ट हो गई, कुछ झुक गई टुवर्ड्स नॉर्मल, ऐसे। तो हमने देखा कि ये बेंड हुई है नॉर्मल की तरफ, और ये एंगल बनाया है इसने नॉर्मल के साथ आर। तो यहां पर हमें नजर आ रहा है जो आई एंगल है, इंसिडेंट एंगल, वो ग्रेटर देन रिफ्रैक्शन है। जो रिफ्रैक्शन एंगल है वो कम हो गया। नेक्स्ट केस हमने क्या देखा, अब लाइट रे जो है वो ये वाटर डेंसर मीडियम, ये एयर क्या है? रेयरर मीडियम। डेंसर जिसकी डेंसिटी ज्यादा है। कौन सी डेंसिटी? एक होती मास और वॉल्यूम वाली डेंसिटी, वो डेंसिटी यहां नहीं है, ये ऑप्टिकल डेंसिटी है। ऑप्टिकल डेंसिटी जिस पर लाइट डिपेंड करेगी, लाइट की स्पीड डिपेंड करेगी। तो जब एक लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर की तरफ मूव कर रही है, उसने एंगल बनाया नॉर्मल, हमेशा परपेंडिकुलर हमने लेना है। किसके साथ परपेंडिकुलर? जो इंटरफेस दो मीडियम को सेपरेट करता है। यहां पर एंगल आई बनाया। अब लाइट रे हमने देखा कि डेंसर से रेयर की तरफ गई, तो वो नॉर्मल से दूर भागती है एकदम से, इस तरह से। ठीक है, और एंगल यहां बनाया। और इस केस में जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो कम है, रिफ्रैक्शन का एंगल जो है वो बढ़ गया है। तीसरा केस क्या है इसके अंदर? थर्ड केस है देयर इज नो बेंडिंग। इसमें क्या था? बेंडिंग ऑफ लाइट रे अवे नॉर्मल, अवे नॉर्मल। तो इसमें हमने क्या देखा? इसमें लाइट रेज टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो रही है, तो बेंडिंग
ऑफ लाइट रे टुवर्ड्स नॉर्मल। एक और केस भी है जिसमें कोई बेंडिंग होती ही नहीं है, देयर इज नो बेंडिंग। क्यों? जब लाइट रे नॉर्मल इंसिडेंट होती है, जब एक लाइट रे, ये दो सरफेस हैं, ये सरफेस चाहे रेयर हो चाहे डेंसर हो, चाहे ये रेयर हो या चाहे ये डेंसर हो, दोनों ही केस में, चाहे ये डेंसर हो या रेयर हो, कुछ भी हो, लाइट रे चाहे तो इस तरफ से इस तरफ जाए या डेंसर से रेयर जाए, अगर वो नॉर्मली इंसिडेंट कर रही है इस नॉर्मल के साथ, तो वो जिस डायरेक्शन में आई है उसी डायरेक्शन में वापस चले जाएगी। अगर लाइट रे डेंसर टू रेयर है, अगर डेंसर टू रेयर इंसिडेंट कर रही सरफेस पे, तो वो नहीं, यहां रिफ्लेक्शन नहीं होगा, डायरेक्ट पास कर जाएगी, सीधी पास हो जाएगी, कोई बेंड नहीं होगा लाइट रे का। देयर इज नो बेंडिंग ऑफ लाइट रे व्हेन इज द लाइट रे इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द सरफेस सेपरेटिंग टू मीडियम। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे? ये रिफ्रैक्शन जो है वो सिर्फ एक फिनोमिना है, एक ऐसी घटना है जो हमको ये बताती है कि कुछ बेंडिंग हो रहा है लाइट रे का, जब ट्रांसपेरेंट मीडियम्स के ऊपर लाइट रेज फॉल करती हैं, उनमें से वो पास होती है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ a light ray, bending of light ray when pass from one transparent medium to another is known as रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है? सिर्फ बेंडिंग ऑफ लाइट। और बेंडिंग ऑफ लाइट क्या है? टुवर्ड्स नॉर्मल, अवे नॉर्मल, और देयर इज नो बेंडिंग। टुवर्ड्स नॉर्मल कब होगा? जब वो डेंसर टू रेयर टू डेंसर जाएगा, तो वो क्या होगा? टुवर्ड्स नॉर्मल। और डेंसर टू रेयर में अवे नॉर्मल। ये ध्यान रखना बस, अवे नॉर्मल। और जब चाहे लाइट रेयर टू डेंसर या डेंसर टू रेयर जाए, अगर वो नॉर्मली इंसिडेंट कर रही है तो कोई बेंडिंग का रे ऑफ लाइट नहीं होगा। अब डेली लाइफ में कौन कौन सी फिनोमिनाज हैं जो हम देखते हैं हमारी डेली लाइफ में, नेचर में कौन कौन से ऐसे फिनोमिना जो आंखों से भ्रमित करते हैं? एक है, एक कॉइन है, एक ग्लास ऑफ वाटर है, कॉइन है, वो हमको थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ नजर आएगा, वो किसकी वजह से? रिफ्रैक्शन की वजह से। एक लेमन है, नींबू, उसको हम पानी में छोड़ेंगे तो उसका साइज हमको थोड़ा सा बड़ा दिखाई देगा। स्विमिंग पूल है, उसका तल हमको थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, वो भी यही रीजन है। आकाश में तारे हैं, टिमटिमाते हैं, वो भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का ही एक फिनोमिना है। जब एक ग्लास ऑफ वाटर, एक पानी का गिलास है, उसके अंदर एक चम्मच हमने डिप किया, तो वो चम्मच थोड़ा सा, जब हम उस सरफेस के ऊपर देखते हैं, वाटर सरफेस पे, तो थोड़ा सा बेंडिंग नजर आती है, एक टूटी हुई नजर आती है। ठीक है, सरफेस के ऊपर देखेंगे तो चम्मच थोड़ी सी टेढ़ी है, टूटी हुई नजर आएगी, तो वो भी यही रीजन है। जैसे एक छड़ी है, उसको अगर हमने पानी में डिप किया तो उसका जो नीचे टिका हुआ सरफेस है, जो नीचे तल के साथ उस छड़ी का ये वाला सिरा जो पानी में डूबा हुआ है, तल के साथ अटैच है, वो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ नजर आएगा, थोड़ी सी हमको छड़ी टेढ़ी नजर आएगी। अगर उसको हम थोड़ा सा तिरछा उस पानी में छड़ी को डालते हैं, तो वो सारे फिनोमिना हम डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में।
तो चलिए इसमें से कुछ इफ़ेक्ट्स हम देख लेते हैं, सिंपल इफ़ेक्ट जो हम डेली लाइफ में हमारी आँखों से जो हम भ्रमित होते हैं, कुछ सिंपल इफ़ेक्ट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं, एक स्टिक है, ए स्टिक अपीयर बेंट। एक जो स्टिक है पानी में जब उसको हम डालते हैं वो हमको थोड़ी सी टूटी हुई नजर आएगी। बेंट फैन इमर्ज्ड इन वाटर obliquely। जब उसको थोड़ा टेढ़ा, अगर एक वाटर वेसल लेते हैं तो इसको हम थोड़ा लिख भी सकते हैं, अगर पूरा अगर एग्जाम्पल एग्जाम में आ जाए रिटन मटेरियल तो हम लिख सकते हैं लेट अस कंसीडर ऐसा कुछ, ए वाटर वेसल filled with water, a stick A B emerged into it। तो ऐसा कुछ लिखना और हमने फिगर आउट करना है इसको, तो किस तरह से वो टेढ़ा हमको नजर आएगा। एक वाटर वेसल लिया हमने, इसमें पानी डाल दिया, ये इफेक्ट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, ठीक है। ये इसका सरफेस है, दो मीडियम को, ये क्या है एयर, ये क्या है वाटर, वाटर क्या है डेंसर मीडियम, एयर क्या है रेयर मीडियम। रेयर मीडियम कौन सा होता है, जिसके जो मॉलिक्यूल्स या कण होते हैं वो दूर दूर होते हैं, खाली खाली, और डेंस का मतलब भरा भरा। तो इसके अंदर एक स्टिक रख दी हमने यहां टेढ़ी, ठीक है। अब ये स्टिक क्या है, हमको कुछ मुड़ी हुई नजर आएगी इस तरह से, ये हमको यहां नजर आती है, कभी देखा होगा टेढ़ी नजर आएगी, वो उसका क्या इफेक्ट है और किस तरह से वो हमको भ्रमित करती है। मान लो हम यहां से इसको देख रहे हैं, इस तरफ से है डिप कर रखी, और यहां से हम इसको देख रहे हैं, ठीक है। इस सिरे को हम देख रहे हैं, जो नीचे वाला सिरा है इसका छड़ी का बॉटम एंड, इसने क्या किया, एक रे ऑफ लाइट गया, यहां हमने इसका नॉर्मल ड्रा किया। अब देखो पहला फिनोमेना क्या था, जब लाइट रे डेंसर टू रेयर जाएगी, डेंसर टू रेयर, यहां क्या था, लाइट रे को एक भरा हुआ एनवायरनमेंट मिला, और जैसे ही वो खाली खाली जगह पे गई वो एकदम से स्पीड से दूर भागेगी, मतलब अवे फ्रॉम नॉर्मल। एक लाइट रे हमारी आंख तक पहुंच चुकी है, ठीक है। अब देखो कोई भी हमारी आंख किसी न किसी इमेज को देखेगी, रिफ्लेक्शन में भी हम पढ़ चुके हैं, कोई भी इमेज फॉर्मेशन के लिए दो रे की हमको जरूरत होती है। तो दूसरी रे कहां से मिलेगी, एक रे और गई यहां से और इस सरफेस के ऊपर टकराई, इस सरफेस के ऊपर जो दो मीडियम को सेपरेट करता है, इसके ऊपर फिर एक नॉर्मल डाला हमने, फिर से वही फिनोमिना, इस रे को भी ये भरा हुआ एनवायरनमेंट था, ऊपर खाली खाली मिल गया, तो ये भी क्या हुई, दूर भाग गई, तो दूसरी रे भी हमारी आंख को मिल गई। अब देखो आंख के पास ये रे पहुंची है यहां से, लेकिन जब हम देख रहे हैं तो हमारी आंख को किस तरह से उसको अपीयर होगा कि वो रेज यहां से कहीं से आ रही है। पीछे अगर इनको बढ़ाएंगे हमारी आंख भ्रमित हो गई, तो हमारी आंख को लग रहा है कि वो रेज यहां से आ रही हैं, ठीक है, वो रेज यहां से आ रही हैं, तो इसकी इमेज यहां बनी। तो इसलिए हमको क्या हो रहा है, ये जो बॉटम एंड है स्टिक का वो ऊपर उठा हुआ, मतलब ये हमको
टेढ़ी नजर आएगी, टूटी हुई नजर आएगी, तो ये रिफ्रैक्शन की वजह से हो रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ बेंडिंग की वजह से हो रहा है। अगर ये बेंडिंग नहीं होती लाइट की तो सीधी सीधी जहां से लाइट आ रही है वहीं से हम देख पाते। सिर्फ इस बेंडिंग की वजह से ये जो भरम पैदा हो रहा है, सिर्फ बेंडिंग, और बेंडिंग हो रहा है इसका मतलब रिफ्रैक्शन की वजह से हमको ये फिनोमिना जो स्टिक है थोड़ा सा टेढ़ा या टूटा हुआ नजर आता है। दूसरा एक इफेक्ट हम देख लेते हैं कि ये जो बीकर है इसका जो बॉटम एंड है, जो जिसको हम तली बोलते हैं, ये हमको थोड़ी सी ऊपर उठी हुई नजर आएगी। कैसे? द बॉटम ऑफ द बीकर, घर पे भी ट्राई कर सकते हैं। एक कांच की कटोरी लो, पानी डालो, उसका थोड़ा सा ऊपर नजर आएगा आपको तला। बॉटम ऑफ बीकर appears रेज्ड, मतलब उठा हुआ उसको नजर आएगा। कैसे? ये एक बीकर है, ये पानी से भरा हुआ है। अगर ये पानी से भरा हुआ नहीं है तो ये इसका तल है, ये तल है। यहां से लाइट रे, ये हमारी आंख है, एक रे गई, दूसरी रे गई, तीसरी रे गई। क्या इसको कोई रोकने वाला था? कोई बेंडिंग हुई? क्यों? क्योंकि मीडियम सेम मीडियम है, तो जो लाइट गई वही वापस तल तक पहुंच गई, तो सेम डिस्टेंस पे नजर आएगा। लेकिन जब इसके अंदर हम पानी भर देंगे, जब इसके अंदर पानी भर देंगे तो क्या है, दो मीडियम क्रिएट होंगे, एक तो ऊपर एयर और नीचे एक डेंसर मीडियम वाटर क्रिएट हो जाएगा। तो जब इसके अंदर हम पानी भर देंगे तब जो ये तला है ये हमको ऊपर उठा हुआ नजर आएगा। क्यों है ऐसा? फिर से वही डायग्राम, रे डायग्राम से ही इसको समझेंगे हम। यहां पर हमारी आंख है, अब देखिए एक रे ऑफ लाइट गई, ये नॉर्मल ड्रा करेंगे। क्या होगा? बेंडिंग टुवर्ड द नॉर्मल होगा या अवे नॉर्मल होगा? क्योंकि ये डेंसर से बाहर की तरफ भाग रही है, रेयर की तरफ, तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी। ठीक है, आर आई। कोई भी इमेज बनने के लिए दो रे चाहिए, तो दूसरी रे ये लो, ये भी बाहर की तरफ भागेगी। ठीक है, अब क्या होगा? आंख को क्या लगेगा कि यहां पर क्यों है बेंडिंग हुई लाइट की, अगर इसको पीछे बढ़ाएंगे हम तो ये कहीं यहां नजर आएगा। तो लाइट को ऐसे अपीयर हो रहा है कि जो एक्चुअल जो इसका बॉटम एंड है वो ये है। क्यों? क्योंकि अगर ये लाइट रे सीधी सीधी जाती फिर तो कोई भ्रम नहीं था, लेकिन क्योंकि ये जब जैसे ही रे बाहर निकली है डेंसर मीडियम से तो ये कुछ बेंट हो गई है अवे फ्रॉम नॉर्मल, और जब इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे हम इस रेज को तो ऐसा प्रतीत होगा कि वो यहां से आ रही है। तो ये वाला सिरा जो है इमेज हमारी आंख पर बन रहा है। तो ये सारा फंडा किसका है? बेंडिंग ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। तो ये कुछ डेली लाइफ के इफेक्ट हैं जो रिफ्रैक्शन की वजह से हमारे डेली लाइफ में अक्कर होते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, अब देखो ये जो बेंडिंग ऑफ लाइट है ये डिपेंड करती है कितना बेंड होगा। तो लाइट डिपेंड कर रही है किसी मीडियम में वेलोसिटी या उस मीडियम के अंदर उसकी स्पीड क्या है, उस लाइट रे की स्पीड क्या है। और जब ये स्पीड का जिक्र आता है तो वहां पर एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी जिक्र आता है। तो चलिए अब करते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या पढ़ा था कि कोई भी रेज इंसिडेंट हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है और नॉर्मल, तीनों क्या है? एक प्लेन में होंगे,
सेम यहाँ पर भी फर्स्ट लॉ तो वही है। दूसरा वहाँ क्या था कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होंगे, लेकिन यहाँ सेकंड लॉ चेंज हो जाएगा। क्या एंगल ऑफ इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन यहाँ बराबर है? यहाँ बराबर नहीं है, तो उनके अंदर एक रिलेशन प्रोवाइड किया गया है, वो है सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और वो जो सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है उसको हमने नाम दिया था स्नेल्स लॉ। एक साइंटिस्ट थे स्नेल्स नाम के, उसने ये रिलेशन प्रोवाइड किया एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बीच में। तो इसको नोट डाउन कर लें। फर्स्ट लॉ क्या करता है, क्या बोलता है, द इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल always lies in the same plane, एक ही प्लेन में रहेंगे at the point of incident, जहां पर लाइट रे इंसिडेंट हुई है वहां पर, ठीक है, उस सरफेस के ऊपर, सरफेस जो कि सेपरेट करता है टू मीडियम्स को, उस सरफेस के ऊपर वो एक ही प्लेन में रहेंगे, ठीक है। सेकंड लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमें बताएगा द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, उन दोनों की रेशियो, ये रिलेशन बताएगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन में क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंट और रिफ्रैक्शन दोनों बराबर थे, लेकिन यहां बराबर नहीं है, तो उनके बीच में एक रिलेशन बताएगा। तो इसको क्या बोलेंगे, द रेशियो ऑफ, दूसरा लॉ क्या कहता है, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट I and angle of and sine of angle of refraction are is remain constant। ये बताता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज कांस्टेंट, और वो जो कांस्टेंट है इज कांस्टेंट, ये इस जो डेफिनेशन को है इसको बोलते हैं, इज नोन एज स्नेल्स लॉ, इसको बोलेंगे स्नेल्स लॉ। किसको बोलेंगे, साइन ऑफ इंसिडेंट, रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट, और कांस्टेंट को इसने नाम दिया है μ1। अब एक नई टर्म आ गई हमारे पास, ये μ1 क्या है, ये है स्नेल्स लॉ, इसको पूरे को अगर बोलें तो ये है स्नेल्स लॉ। अब ये बात आ गई हमारे पास μ1 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ये μ1 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ठीक है। तो ये है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम पढ़ते हैं स्नेल्स लॉ के बारे में। स्नेल्स लॉ हमने पढ़ा है कि रिफ्रैक्शन में क्या होता है, एक लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास कर गई। जब वो लाइट रे मीडियम एक से दूसरे मीडियम में पास करेगी तो वो कुछ ना कुछ बेंडिंग होती है वहाँ पर। वो बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट किस तरह से होती है, किस लॉ को फॉलो करती है, वो हम डिस्कस करते हैं। मान लो दो मीडियम है, ये सेपरेटिंग सरफेस है, ये मान लो रेयर मीडियम है, ये है डेंसर मीडियम, ठीक है। एक रे ऑफ लाइट इस सेपरेटिंग सरफेस के ऊपर आई, एक नॉर्मल ड्रा करते हैं जो कि क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा इस सरफेस के, वो किसी आई एंगल से इंसिडेंट करवाई। अब वो इसमें से पास होएगी, तो हमें पता था कि जब एक रे रेयर से डेंसर की तरफ जाएगी तो वो टूवर्ड्स द नॉर्मल
बेंड हो जाएगी। तो ये मान लो ये एंगल आर है, ठीक है। अब इस दोनों एंगल्स में क्या रिलेशन है, इन दोनों एंगल में क्या रिलेशन है, क्योंकि ये आई एंगल किस लॉ के हिसाब से ये आर इस आई के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो ये जो रिलेशन है आई और आर में, ये हमको बताया है स्नेल्स ने। स्नेल्स नाम के एक साइंटिस्ट ने हमको बताया कि जब तक दो मीडियम फिक्स रहेंगे, मान लो ये कोई मीडियम एक है, ये दूसरा मीडियम है, जब तक ये दो मीडियम फिक्स रहेंगे, इस मीडियम में, इन मीडियम्स में रे ऑफ लाइट किसी भी एंगल पे इंसिडेंट करवाएंगे तो रिफ्रैक्शन एंगल चेंज होगा। मान लो एक रे ऑफ लाइट हमने इंसिडेंट एंगल बढ़ा दिया, इंसिडेंट एंगल बढ़ा दिया, ठीक है, ये नॉर्मल है। अब इंसिडेंट एंगल दिख रहा है बढ़ा हुआ, तो ये टुवर्ड्स नॉर्मल आर चेंज होएगा, वो कम हो जाएगा। तो स्नेल्स ने हमको बताया कि जैसे 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 हम आई को चेंज करेंगे आर भी चेंज होता रहेगा। लेकिन एक ऐसी चीज है जो कभी चेंज नहीं होगी, कांस्टेंट रहेगी। वो क्या है? वो बताया कि इन दोनों एंगल्स की रेशियो, साइन की रेशियो, साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल टू द साइन ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल विल ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है। ये हमको स्नेल्स ने बताया। एक और रे ले लेते हैं, एक रे ऑफ लाइट ये आ गई, ये नॉर्मल है। अगर हम आई को चेंज करेंगे तो ये आर फिर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो एक चीज है जो कभी चेंज नहीं होगी, जैसे जैसे अगर दो मीडियम फिक्स हैं तो जैसे जैसे आई चेंज होगा आर भी चेंज होगा, लेकिन साइन ऑफ आई और साइन ऑफ आर की जो रेशियो होगी वो हमेशा कांस्टेंट होगी। मतलब इन तीनों एंगल्स की जो रेशियो होगी वो तीनों की तीनों सेम होगी। मान लो अगर इसको हम 1 मान ले, ये 2, सेकंड, थर्ड, इनकी साइन की रेशियो, साइन I1 डिवाइड बाय साइन R1 विल इक्वल टू साइन I2 साइन R2 विल बी इक्वल टू साइन I3 साइन R3, और ये तीनों रेशियो किसी कॉमन कांस्टेंट के इक्वल होगी। ये हमको स्नेल्स ने बताया। इसकी डेफिनेशन हम कैसे लिख सकते हैं? द रेशियो ऑफ, डेफिनेशन ऑफ स्नेल्स लॉ, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल टू द साइन ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल will be constant। लेकिन कंडीशन क्या है? until the medium remain unchanged, मतलब जब तक वो फिक्स रहेंगे मीडियम, इन दोनों एंगल्स के साइन की रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगी किसी थर्ड कॉमन के। और इसी का नाम दिया गया है सेकंड लॉ ऑफ, स्नेल्स लॉ को क्या बोलते हैं? सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। अगर इसको थोड़ा सा आगे पढ़ें तो एक चीज और है, ये कांस्टेंट किस कांस्टेंट के बराबर होगी? तो एक कांस्टेंट है जिसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये किसके बराबर होगी यहां डिस्कस कर लेते हैं हम। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल टू द साइन ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल विल बी इक्वल टू ए कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट को नाम दिया गया है μ21। अब ये μ21 क्या है? μ21 को ऐसे भी लिख सकते हैं, म्यू ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। और ये होता क्या है? सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर और जिसके रिस्पेक्ट में है वो नीचे, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी मीडियम की, एक विशेष कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होती है जो ये बताती है कि वो मीडियम कितना डेंसर है। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होगी, जितनी ज्यादा इसकी वैल्यू होगी, उतना ही ज्यादा डेंसर मीडियम होगा, और जितना डेंसर होगा मीडियम, उसमें रे ऑफ लाइट की वेलोसिटी उतनी ही कम होगी, और जितनी कम वेलोसिटी होगी वो इतना ही ज्यादा बेंड करेगा, और जितनी ज्यादा नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी रिफ्रैक्शन एंगल उतना ही कम होगा। तो जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, मीडियम उतना ही ज्यादा डेंसर होगा। ठीक है। और अगर डेंसर मीडियम है, हमें पता है भीड़ भाड़ वाले इलाके में हमारी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो डेंसर मीडियम कौन सा होता है, भीड़ भाड़ वाला इलाका, तो उसके अंदर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेलोसिटी की। ठीक है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका ज्यादा होगा वो मीडियम उतना ही डेंसर होगा, मीडियम डेंसर है तो स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी उस मीडियम में। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसका मतलब ये रिलेशन होगा, वेलोसिटी इसका उल्टा होती है, मतलब अगर μ2 ऊपर है तो इसकी वेलोसिटी नीचे, μ1 नीचे है तो इसकी वेलोसिटी ऊपर। तो एक रिलेशन ये भी है। ठीक है। साइन आई बाई साइन आर μ2 1 के इक्वल होता है, और μ2 1 μ2 डिवाइड बाई μ1, और ये होता है वेलोसिटी इसका उल्टा हो जाएगी v1 बाई v2। ठीक है। ये था स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ से हमें एक टर्म का पता चला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, जो कि कांस्टेंट है, और उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर क्या है, रेशियो है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इट इज डिनोटेड बाय म्यू। अब देखो क्या पता चलता है, जब एक लाइट रे ट्रांसमिट करती है किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम के थ्रू, तो वो बेंड हो जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल एंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, टुवर्ड्स नॉर्मल अवे नॉर्मल। यह है रेयरर डेंसर, ये रेयर डेंसर। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो लाइट है वो जो बेंडिंग है वो डिपेंड करती है उस लाइट की स्पीड के ऊपर, उस पार्टिकुलर मीडियम के अंदर, और जो स्पीड है वो डिपेंड करती है उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर, उसकी डेंसिटी के ऊपर। तो जो एक यहां पर एक टर्म आती है ऑप्टिकल डेंसिटी, जिसके ऊपर लाइट रे की स्पीड डिपेंड करती है, ऑप्टिकल डेंसिटी। ठीक है। इसके ऊपर लाइट रे की स्पीड डिपेंड करती है। द लाइट रे, बेंडिंग ऑफ लाइट रे, बेंडिंग ऑफ लाइट रे, बेंडिंग ऑफ लाइट रे डिपेंड्स upon the velocity या speed of light in that medium। ठीक है। and speed of light depends upon the density, the optical density of medium। ठीक है। and optical density given by refractive
इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। ठीक है, अब देखो जो बेंडिंग है लाइट की, वो उस मीडियम में उस लाइट रे का स्पीड कितना है उस पर डिपेंड करेगा, और स्पीड डिपेंड करती है उस मीडियम की डेंसिटी कितनी है। जो जितना डेंसर मीडियम होगा स्पीड उतनी ही कम होगी। एक तो हमको बहुत ही खुला खुला एनवायरनमेंट है तो हम तेज भाग सकेंगे, एक हमको टाइट एनवायरनमेंट मिले, एक भीड़ वाला इलाका है, क्या उससे हम तेज भाग सकेंगे? कभी भी नहीं भाग सकते तेज, तो हमारी स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और एक हमको खुला रास्ता मिल जाए तो हम स्पीडली भाग पाएंगे। तो सेम केस यहाँ है, अगर मीडियम डेंसर है मतलब भीड़ वाला इलाका है तो वहां पर लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी? कम। और जब रेयरर मीडियम है मतलब कम डेंसर है तो वहां पर लाइट की स्पीड बढ़ जाएगी। इसका मतलब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वो मीडियम डेंसर होगा, डेंसर मीडियम होगा। अब देखो इसको ऐसे समझ लेते हैं, मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसका मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है उसका क्या होगा? मोर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो वो डेंसर मीडियम होगा। ठीक है, उसके अंदर लाइट की स्पीड क्या होगी? लेस स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड लेस हो जाएगी। जिसका लेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जिस मीडियम का लेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो मीडियम कैसा है? वो रेयरर मीडियम है, तो वहां पर स्पीड क्या हो जाएगी? मोर, बढ़ जाएगी स्पीड, मोर स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो क्या देखा हमने? जो स्पीड ऑफ लाइट है वो क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, या कह सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखिए एक रिलेशन है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मान लो दो मीडियम है, कोई भी मीडियम है जिसके अंदर स्पीड जो है लाइट की वो v1 है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, तो μ1 इज, यही कह लो कि स्पीड लाइट की उस मीडियम में v है और ये किसी भी मीडियम में, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्पीड की। अगर किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो स्पीड की लाइट कम हो जाएगी। तो अगर इसका डेफिनेशन लिखें हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का तो इस तरह से लिखें, राइट डाउन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द कैरेक्टरिस्टिक, इट इज द, ये एक किसी भी मीडियम की विशेषता बताती है कि वो डेंसर है या रेयर मीडियम है, वो हमको कौन बताएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताएगा, म्यू। इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी मीडियम, किसी भी मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ठीक है, विच टेल अस अबाउट द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ दैट मीडियम। ये हमको उसकी डेंसिटी के बारे में बताएगा। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही डेंस हो जाएगा मीडियम। अब ये डिपेंड किसके ऊपर करता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज, किस किस चीज पे डिपेंड करेगा? डिपेंड्स ऑन द कलर ऑफ मीडियम। एक तो मीडियम का कलर कैसा है उस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ लाइट, लाइट की वेवलेंथ कैसी है उस पर भी डिपेंड करेगा। तीसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज
डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मीडियम, नेचर ऑफ मीडियम, मीडियम का नेचर कैसा है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में इतना ही हमने लिखना है। अब डिस्कस करते हैं, एक स्नेल्स लॉ ने क्या दिया था, एक रिलेशन आया था स्नेल्स लॉ के अंदर, साइन ऑफ एंगल आई साइन ऑफ एंगल आर इज इक्वल टू म्यू टू वन। ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, म्यू टू वन को इस तरह भी लिख सकते हैं हम, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो अब कंसिडर करते हैं, अगर एक टर्म और है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर हमारा इफ फर्स्ट मीडियम इज वैक्यूम या एयर, देन इसको क्या बोलेंगे, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर एयर के विद रिस्पेक्ट में अगर ये है ऐसा, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर, एयर को हम जीरो मान लेते हैं या वैक्यूम, तो उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखो, ये हमने म्यू टू वन क्या चीज है, ये फार्मूला कहां से आया, इसको हम निकालते हैं, ये किसके बराबर होता है, दो मीडियम है, consider two medium of refractive index mu1 and mu2. Let us have V1 and V2 is the speed of light in respective medium। क्या निकाल रहे हैं हम, म्यू टू वन का रिलेशन निकालेंगे। एक्चुअली हम म्यू टू वन का रिलेशन निकालते हैं कि म्यू टू वन है क्या चीज, इसका एक मैथमेटिकल रिलेशन क्या है। Consider two medium of refractive index mu1 and mu2. Let us have v1 and v2 is the speed of light in respective medium। उस दो मीडियम के अंदर लाइट रे की फर्स्ट मीडियम में v1 है, दूसरे में v2 है। पहले हम मान के चलते हैं mu1। अब mu1 क्या है, ये क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मानते हैं। और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, v1 mu1 विद रिस्पेक्ट टू o। और एक्चुअल में होता क्या है, ये mu1 क्या होता है, ये देखो, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है v1 के, और ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। एयर का क्या हो जाएगा, 1/, एयर में स्पीड क्या होती है लाइट की, c। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां लिखेंगे, ये होता है mu1 अपॉन mu0। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअल में होता क्या है, ये mu21, ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, रेशियो होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, और ये कौन सी रेशियो होती है, उनका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की रेशियो होती है। ये हमने प्रूव करना उसके अंदर, कैसे प्रूव करेंगे, तो इसको अब mu1
क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये नीचे आ जाएगी v1। म्यू नोड 1/c, तो c ऊपर चला गया, एक ही आ गया। दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ2, तो μ2 क्या है, एयर के विद रिस्पेक्ट में, ये भी क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू ओ। इसमें क्या है, μ2 भी क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है v2 के, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है c के। दूसरे में ये पुट कर देंगे, ये क्या है, v2 के इन्वर्सली, तो v2 नीचे आ जाएगा, c ऊपर चला गया। अब निकालना क्या है हमने, ये तो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर, हमने निकालना क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे हम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ μ2 0 डिवाइड बाय 1 0। इसको यहां पुट करेंगे हम, ये किसके इक्वल है, μ1 अपॉन म्यू नोड, ये किसके इक्वल है, ये उल्टा हो गया, ये वाला रिलेशन यहां पुट करेंगे ना, μ2 अपॉन म्यू नोड, μ1 अपॉन म्यू नोड, कैंसल, तो ये क्या आ गया, u2 अपॉन μ1। तो एक्चुअल में μ21 है क्या, उनका जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उन्हीं की रेशियो है। दूसरा रिलेशन यहां से निकलेगा cv1, तो ये किसके इक्वल आएगा, उसकी वेलोसिटी का उल्टा हो जाएगा, v1 अपॉन v2। तो एक मेन रिलेशन इसमें सिर्फ इतना ही याद रखना है, μ21 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है जो हमको ऑप्टिकल डेंसिटी के बारे में बताता है किसी भी मीडियम की। दूसरा एक रिलेशन देता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ये सेकंड मीडियम इसका रेशियो होता है और वेलोसिटी का उल्टा हो जाएगा। सिर्फ ये ही याद रखना है जो हमको न्यूमेरिकल्स में काम आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम का फर्स्ट मीडियम के विद रिस्पेक्ट में ये हो जाएगा। सेकंड मीडियम कुछ भी हो सकता है, मान लो दो मीडियम अगर सेम है, दो मीडियम अगर सेम है, जैसे ये ग्लास है, ये वाटर, सेम नहीं अलग अलग है, मतलब एयर नहीं है, एक तो ग्लास है और एक वाटर है, तो यहां क्या हो जाएगा, फर्स्ट मीडियम अगर ग्लास है, सेकंड मीडियम अगर वाटर है, तो यहां क्या निकालेंगे, μ21 क्या हो जाएगा हमारा। अब सेकंड मीडियम कौन सा है, μ2 कौन सा है, वाटर, और फर्स्ट मीडियम कौन सा है, ग्लास, तो Wg बराबर किसके होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में तो सेम होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, लेकिन वेलोसिटी उल्टी हो जाएगी, वाटर के अंदर वेलोसिटी नीचे चली जाएगी, v ऑफ w, वेलोसिटी ऑफ या स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो ये उल्टा हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो डायरेक्ट उनके एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की रेशियो होती है μ21, लेकिन वेलोसिटी का रिलेशन उल्टा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्पीड ऑफ लाइट उस पर्टिकुलर मीडियम के अंदर। तो इतना सब कुछ याद नहीं करना, सिर्फ एक रिलेशन याद कर लो बहुत है।